उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के दूसरे भाग में लिखा है कि जिन्ना तब केवल यह सोच रहे थे कि अंग्रेजों की मदद से पाकिस्तान अर्थात भारत की विभाजन वाली बात की योजना को कैसे साकार किया जा सकता है, लेकिन इस समय सावरकर इस बात से बेखबर थे। ये मेरी लाइन नहीं है, नहीं तो आप इसको एक छोटी सी क्लिप बनाकर वायरल करने का प्रयास करें। यह कल्पना करना गलत है कि अकेले कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। यह सोचना भी उतना ही बेतुका है कि हमारे देश से ब्रिटिश सत्ता की वापसी के लिए असहयोग, चरखा और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन गंभीर रूप से जिम्मेदार थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेहरू और गांधी की तुलना में सावरकर किस मायने में राष्ट्रवादी हैं, इसे जानेंगे। इसके साथ साथ हिंदुओं का सैनिकरण और हिंदुओं का राजनीतिकरण जैसी बातों को भी समझेंगे। अर्थात यह वीडियो सावरकर जी की विचारधारा पर और उनकी राष्ट्रवादी सोच पर, ब्रिटिश समर्थन अथवा विरोध पर पूरी तरीके से आधारित है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल वीडियो है, तो हमें सभी पक्षों को, सभी आयामों को और काफी संतुलित होकर के, एक पक्षीय ना होकर के, एक पक्ष के, एक टॉपिक के जितने आयाम हो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी पर चर्चा करते हुए पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि आज भारत में संशोधनवाद की लहर चल रही है। आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन काफी ज्यादा किया गया, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया उसी बात को आधार बनाकर ये बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इस प्रवृत्ति के मुख्य पीड़ित में से एक हैं। या तो उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया है, या स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और आधुनिक भारत के निर्माण को विकृत कर दिया गया है। यही हाल महात्मा गांधी की भी बताई जा रही है, यही स्थान महात्मा गांधी को भी दिया जा रहा है। हालांकि सरकार उन्हें भारत में एक प्रतीक के रूप में उपयोग करना जारी रखती है। और मजेदार बात यह है कि विदेशों में भी स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई के मुख्य वास्तुकार के रूप में उन्हें कोई भी दर्जा, उन्हें कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ जो गैर पेशे के इतिहासकार हैं उनका दावा है कि गांधी के बावजूद हथियार उठाने वालों ने आज़ादी हासिल की। यहाँ पर सबके अलग अलग तर्क हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं। इसके साथ साथ उसमें से कुछ वीर सावरकर और उनके शिष्य नाथूराम गोडसे को असली नायक मानते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सावरकर और गोडसे कौन है, और दूसरा प्रश्न कि नेहरू और गांधी की तुलना में सावरकर किस मायने के राष्ट्रवादी थे। तो साथियों, यहाँ पर दो बातें स्पष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहला एक है कि हिंदू नेशनलिज्म, जो मतलब कि हिंदूवाद को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं, और दूसरा है कि नेशनलिस्ट हिंदू। तो ये दो टॉपिक होते हैं जिनको हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वहां पर इस बात को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये टॉपिक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मुझे दोबारा इस बात को समझाने का अगेन प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो शायद काफी ज्यादा संतुलन बिगड़ जाएगा इस लेक्चर का। तो यहाँ पर सावरकर के बारे में जो बातें बताई जाती हैं और उनकी छवि को लेकर जो महत्वपूर्ण बात है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सावरकर ने एक राष्ट्रवादी छवि को बरकरार रखा, और छवि जो थी वह एक युवा क्रांतिकारी के रूप में थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1910 में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें अंडमान भेज दिया गया। काला पानी की सजा वाली बात आप शायद जान रहे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर वो काला पानी की सजा काट रहे थे और वहां से उन्होंने अंग्रेजों को कुछ पत्र लिखे थे। उन पत्रों को लेकर काफी ज्यादा विवाद है, तो आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें सावरकर के पत्रों का सच स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। इसके बाद 1937 तक अंग्रेजों के कैदी बने रहे, और जेल से रिहा होने के बाद उनका मुख्य लक्ष्य मुसलमान बन गए थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा दिए गए कई भाषणों से यह बदलाव स्पष्ट था। 1941 तक उनका मुख्य आदर्श वाक्य सभी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुत्व का सैनिकरण था, जिसका अर्थ था अंग्रेजों के साथ कुछ सहयोग करना। अब यहाँ पर दो बातें फिर से स्पष्ट होती है। ये लाइन काफी ज्यादा विवादित है। ये लाइन यहाँ पर दो आयाम हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, इसके पक्ष हैं और इसके विपक्ष हैं। जैसे जो ये लाइन बताई जा रही है कि इन्होंने क्या कहा कि सभी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुत्व का सैनिकरण। तो हिंदुत्व का सैनिकरण का मतलब हुआ कि इन्होंने जोर दिया कि आप अंग्रेजों, जो अंग्रेज ब्रिटिश सेना है वहां पर शामिल हुई, युवाओं से यह आग्रह किया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात दो होती है। सबसे पहले आपको दो बातें समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इसका उदाहरण मैं
अंबेडकर साहब को ही लेता हूं। जैसे यहाँ पर क्या बात बताई जाती है कि अंबेडकर को एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है वो बात आपको सबसे पहले समझना है। उनका जो आधार था, उन्होंने किस तौर पर अंग्रेजों का समर्थन किया, इस बात को सबसे पहले अगर आप समझ पाएंगे तो आप सावरकर जी की इस लाइन को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी भी का समर्थन अथवा किसी का विरोध करना अथवा किसी भी पार्टी का एजेंडा चलाना नहीं है। जो बातें हैं मैं वही सब स्पष्ट करने और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। बाकी वीडियो देखकर आप स्वयं जान सकते हैं कि कितना संतुलन इस वीडियो में है और जो बातें ये बता रहा है उसमें कितना है। तो सावरकर जी का ये जो महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य था, और इस वाक्य की तुलना अगर हम अंबेडकर साहब से करें तो उनका क्या दृष्टिकोण था। उनका कहना था कि अंग्रेजों के आने के बाद जो दलित हैं, अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, दबे कुचले हैं, उनको कुछ अधिकार मिला है। जैसे कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो प्राचीन कालीन व्यवस्था थी वहां पर शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया था, और जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने दलितों के लिए, अछूतों के लिए कम से कम स्कूल खोले, अलग स्कूल खोले, उनको पढ़ने का अधिकार दिया, अस्पृश्यता जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया, स्त्रियां जल रही थी उनको रोका, मतलब सती प्रथा पर बैन लगाया, और भी बहुत से सामाजिक सुधार किए, जिससे कि जो दलित वर्ग था, जो अछूत वर्ग था, जो अस्पृश्य वर्ग था, जो दबे कुचले व्यक्ति थे, उनको काफी ज्यादा स्थान मिला, जीने का अधिकार मिला। जो एकदम पशुओं वाली जिंदगी थी उससे उनको आजादी मिली। जैसे कि जो चावदार तालाब वाली बात थी, तो वहां पर क्या कहा गया था कि इस तालाब से पशु पानी पी सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम और इसके साथ साथ ईसाई, सिख सभी पानी पी सकते हैं, लेकिन जो दलित हैं, जो अछूत हैं, वे पानी नहीं पी सकते। अर्थात आप इस लाइन से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उनको पशुओं से भी निकृष्ट माना जा रहा है। यही बात तो विवेकानंद जी ने भी कही थी कि आप जिसे अछूत मान रहे हैं वह भी तो हाड़ मांस का पुतला है। मतलब एक मनुष्य होने के बावजूद उसे आप इतना निकृष्ट बता रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आप उसे इस तरीके से बता रहे हैं कि पशु पानी पी सकता है लेकिन वो व्यक्ति पानी नहीं पी सकता क्योंकि वह अछूत है। इसका विरोध सावरकर जी ने भी किया था, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। जहां पर उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन भी मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो अगर चूंकि मेरी एज काफी छोटी है और इसलिए बातें काफी ज्यादा अगर बताई न जाए, काफी तथ्य प्रस्तुत न किए जाए तो शायद आप विश्वास न करें। तो उन्होंने कहा था कि चोखा मेला जैसे संतों की केवल इस आधार पर अगर आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि वे अछूत हैं, तो ये काफी बड़ी विडंबना है। ये मेरी लाइन नहीं, सावरकर साहब की लाइन है, क्योंकि ये सावरकर जी की कहानी चल रही है तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो उन्होंने किस आधार पर अंग्रेजों का समर्थन किया? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर जो दूसरा आयाम निकलता है कि सावरकर हिंदुओं को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और लाइन निकलती है, एक और कहानी इससे जुड़ती है कि अंग्रेजों के भक्त थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। तो यही बात है कि कुछ पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ पार्टियां इनका समर्थन करती हैं और कुछ पार्टियां इनका विरोध करती हैं। कुछ के लिए ये हीरो हैं और कुछ के लिए ये विलन हैं। इनके पत्रों के विषय में भी यही कहानी है। वो क्या है? वो हमारी सोच पर निर्भर है। कुछ लोग उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि ये एक राजनीतिक हिस्सा था, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये तो अपनी जान बचाने के लिए पत्र लिख रहे थे। तो कुछ लोग इन्हें देशद्रोही, तो कुछ लोग इनको देशभक्त के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो दोनों पक्षों को मैंने बता दिया। यहाँ पर मैंने किसी का पक्ष अथवा किसी की बुराई नहीं की, जो दोनों पक्ष थे उनको मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ इस लंबी लाइन से आप इस पूरी बात को अब सही तरीके से समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ और भी मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ कि जो भगत सिंह थे और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थी, वे भी क्या थे कि उनका आधार था, उनकी जो सभाएं थी वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति इन सभाओं से जुड़ेगा वह किसी भी राजनीतिक पार्टी, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों का अलग तर्क था, इनका अलग तर्क था। इसी बात को हम आज स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में जो बातें हैं, जो घटनाक्रम है, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आशा करता हूं अब इतनी लंबी लाइन से आप सभी बातों को समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप एक लाइन बोलते हैं तो उससे क्या आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता, और वहां पर आपके खिलाफ काफी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ तक कि काफी ज्यादा संभावना इस बात की रहती है कि आप कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं आ जाएं। तो इसके लिए सभी पक्षों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक टॉपिक के जितने भी आयाम रहते हैं, पक्ष विपक्ष और अपनी राय, उन सबको प्रयास करता हूं कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो अब पूरा मामला यहाँ तक खत्म कर दिया गया और अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की भर्ती की जा रही थी और सावरकर के लिए यह
हिंदू जात के सैनिकरण के लिए आंदोलन का दबाव डालने का अच्छा अवसर था। तो इसे अब वो किस तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं और कौन सी प्रेरणा दे रहे हैं उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदू सभाओं ने देश का दौरा किया और युवाओं से, जो हिंदू युवा थे, उनसे इस बात का निवेदन किया, अनुग्रह किया कि वे सेना में शामिल हो। अब यहाँ पर भी विवाद है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपको सिक्के का एक पहलू दिखाया जाएगा तो शायद आप पूरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर विवाद किस तौर पर है, यहाँ पर भी दो गुट हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। एक गुट कहता है कि जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक अभियान कर रहे थे, सेना खड़ी कर रहे थे, वहीं सावरकर अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों बात आप जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इतिहास को सही तरीके से जान नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे लोग नफरती इतिहास के बजाय एक समालोचनात्मक इतिहास जान सकें। अगर कोई व्यक्ति एजेंडा चलाने वाला होगा तो वो एक पक्षीय बात करेगा, लेकिन अगर वह संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा तो वहां पर दोनों बातें स्पष्ट करने का जरूर भरसक प्रयास करेगा, जैसा कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं अपनी लाइनों में प्रयास और कोशिश सबसे ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि मैं मास्टर नहीं आपका दोस्त हूं और अपने तरफ से जितनी बातें हो सके वही आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तो इस लाइन से आप दोनों पक्षों को समझ पाए होंगे कि एक तरफ अब अगर कोई व्यक्ति इस लाइन को, इस घटनाक्रम को सावरकर जी की नजर से देखेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये काफी अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर उसे ये व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति इसकी समीक्षा कर रहा है, अगर वह नेताजी की लाइन से देखेगा तो वह इसके विरोध में जाएगा। तो दोनों बात आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर सावरकर जी ने क्या किया कि उनसे अनुग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि वे शामिल हों और इसके साथ साथ उन युद्ध बंदियों का समर्थन किया जिन्हें अंग्रेज ने मध्य प्रांत और बंगाल में स्थापित किया था। नारायण अप्टे गांधी की हत्या में गोडसे के साथी थे, वे एक सहायक तकनीकी अधिकारी बन गए। सावरकर ने इसी तरह वायसराय से युद्ध सलाहकार परिषद में 15 हिंदू सभाओं को नियुक्त करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो मुख्य आधार है वो जितने भी अधिक से अधिक राजनीतिक मंच हैं, स्थान है, वहां पर कब्जा करने और इसके साथ साथ अधिक से अधिक हिंदू भागीदारी और मजबूती को प्रदान करना था। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। आगे इस लाइन को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यही लाइन यहाँ पर आगे बताई जा रही है कि हिंदू महासभा एक बहुत ही विशिष्ट संदर्भ में अंग्रेजों को समर्थन दे रही थी। 1939 में कांग्रेस, जो आधा दर्जन से अधिक प्रांतों में कार्यालयों में थी, अंग्रेजों द्वारा जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया गया, जिसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। तो ये काफी संक्षिप्त लाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत विस्तार से बातें की जाती है। कई लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमें क्यों ले रहे हैं, गांधी जी ने विरोध किया, बहुत सी बातें थी, कांग्रेस ने ज्यादा विरोध किया। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके विरोध के कारण सरकारें हट गई और 1940 में, अब 1939 का दौर देख लिया, अब हम 1940 की कुछ घटना को समझने का प्रयास करते हैं। जुलाई 1940 में जेल में डाले जाने से कुछ समय पहले बोस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास में सावरकर और जिन्ना दोनों से मुलाकात की, लेकिन उन दोनों से बात करने के बाद कोई खास सफलता नहीं मिली, अर्थात उन दोनों ने इनको निराश किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के दूसरे भाग में लिखा है कि जिन्ना तब केवल यह सोच रहे थे कि अंग्रेजों की मदद से पाकिस्तान अर्थात भारत की विभाजन वाली बात की योजना को कैसे साकार किया जा सकता है, लेकिन इस समय सावरकर इस बात से बेखबर थे। तो ये मेरी लाइन नहीं है, नहीं तो आप इसको एक छोटी सी क्लिप बनाकर वायरल करने का प्रयास करें। ये द इंडियन स्ट्रगल में स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि वे सोच रहे थे कि भारत में ब्रिटेन की सेना में प्रवेश करके हिंदू कैसे सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि हिंदुत्व का कैसे सैन्यकरण हो, वही बात कौन समझ पाया, बोस साहब समझ पाए। दोनों नेताओं के साथ उनकी लंबी चर्चा ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि राष्ट्रीय विद्रोह की योजनाओं में मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सावरकर, जैसा कि उनके जीवनी लेखक धनंजय कीर बताते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। तो यहाँ पर फिर से वही लाइन स्पष्ट हो रही है कि एक तरफ गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं। और यही लाइन फिर से अंबेडकर साहब के साथ जुड़ती है कि उन्हें आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने किसी भी आंदोलन में
समर्थन नहीं किया, तो वो बात भी हमें समझना चाहिए। एक लाइनें बता देने से काफी दिक्कत रहती है। बातें जब तक पूरी तरीके से बताए ना जाएं, तब तक हम सही चीजों को समझ नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। सावरकर की प्राथमिकता स्वतंत्रता नहीं थी, यह मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई थी, जिसके लिए हिंदुओं को सेना और राजतंत्र में जितने अधिक पद हों उन पर कब्जा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अक्टूबर 1943 में सावरकर ने इसे फिर से स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक मशीनरी में जितना संभव हो सुविधाजनक स्थानों पर उतना ज्यादा कब्जा किया जाए। आगे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि चाहे विधानसभाओं में या मंत्रालयों में या कार्यकारी परिषद में सभी स्थान पर कब्जा कीजिए। हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ साझेदारी सहित कई प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश भी की। अब यहाँ पर भी विवाद शुरू हो जा रहा है, एक तरफ मुस्लिम के खिलाफ, एक तरफ जो है कि गठबंधन की सरकार। तो ये सब काफी अजीब टाइप की घटनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी घटनाक्रम को एक लाइन से जरूर समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जून 1943 में सावरकर ने तर्क दिया कि लीग प्रभुत्व वाली सरकारों में हिंदू महासभाओं को मंत्रालय में अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करना चाहिए और हिंदू बहुमत वाले प्रांत में, जो लीग जहां पर बहुमत में है, संप्रभुत्व में है, वहां पर क्या कहा कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करना चाहिए और जो हिंदू बाहुल्य वाले प्रांत हैं वहां मुसलमानों को निश्चित रूप से मंत्रालय में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ से बैलेंस स्थापित होता दिख जा रहा है। अब आइए दोस्तों जानते हैं स्वतंत्रता और सावरकर के क्या तर्क थे। सावरकर के अनुसार कई कारक हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कल्पना करना गलत है कि अकेले कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। यह सोचना भी उतना ही बेतुका है कि हमारे देश से ब्रिटिश सत्ता की वापसी के लिए असहयोग, चरखा और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन गंभीर रूप से जिम्मेदार थे। अन्य बहुत सी बातें थी जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। सबसे पहले भारतीय राजनीति को सेना तक ले जाया गया, क्योंकि जो सेना थी उसी के आधार पर ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। दूसरा कि रॉयल नेवी का विद्रोह और वायुसेना द्वारा खतरा, ये दोनों बातों से काफी ज्यादा इनको परेशानी हुई। तीसरा उन्होंने जो तर्क दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की वीरतापूर्ण भूमिका के कारण भी अंग्रेज काफी ज्यादा भयभीत हो गए थे। चौथा उन्होंने 1857 का विद्रोह बताया जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, और 1857 के विद्रोह के बारे में ज्यादा हाईलाइट न्यूज, ज्यादा घटनाएं कि कहाँ से हमें मिलती है, ये बातें हमें सावरकर जी की पुस्तक से मिलती है, उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ पांचवा तर्क था कि कांग्रेस, अन्य समूहों और पार्टियों के क्रांतिकारियों ने अपने काफी ज्यादा बलिदान दिए, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। केवल कांग्रेस के कारण हमें आजादी मिली ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो आशा करता हूं यह लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और यहाँ पर एक घटनाक्रम के कई आयामों, कई तर्कों, कई पक्षों, कई विपक्षों को समझने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चीजें संतुलित रही हों, सब कुछ अच्छे से बताने का प्रयास मैंने तो किया है, लेकिन अगर आपको भी बातें सही महसूस हुई हों तो इसे जरूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत से लोग देख लेते हैं, चैनल बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन निवेदन यही है कि आप इसे एक पक्षीय होकर ना देखें, सभी पक्षों को जरूर देखें, जैसा कि मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट किया। अगर आप इस तरीके से जो राजनीतिकरण होती है उस तरीके से अगर बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तब फिर आप सही तरीके से इतिहास को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर कई उदाहरण लिए, जैसे कि सावरकर जी का, अंबेडकर जी का, नेताजी का, भगत सिंह का, तो इनके क्या तर्क थे, इनका क्या विवाद था और इनके क्या उद्देश्य थे, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब एक पक्षीय बातें की जाती हैं तो वहां पर सभी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। तो मैंने पूरी तरीके से बातों को बता दिया। इसके साथ साथ सावरकर जी के पत्रों का क्या सच है उसे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे जरूर देखें। तो वही बात है कि आप किसी व्यक्ति को क्या देख रहे हैं। एक व्यक्ति है वो एक घोड़े को देख रहा है, तो वो घोड़ा काफी ज्यादा मतलब उछल कूद कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि यह घोड़ा काफी ज्यादा भूखा है, इसलिए भूख से यह काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसका पेट भरा है, इसीलिए यह शरारत कर रहा है। तो वही बात है कि एक पर्सन है तो उसे आप चाहे एक हीरो के रूप में देखें और चाहे आप उसे विलन के रूप में देखें। तो सावरकर जी से जितने भी पक्ष थे उन सभी को मैंने बता दिया। यहाँ पर ना तो मैंने सावरकर जी का विरोध किया, ना ही उनका समर्थन किया। जो बातें थी, जो घटनाक्रम थी, जो वर्णन साक्ष्य थे,
जो घटनाक्रम थे, जो न्यूज आर्टिकल से थे, जो अच्छी बातें थी, वही आपके समक्ष प्रस्तुत की। वीडियो में कही गई सभी बातें तथ्यपरक हैं, जिसे मैंने कई आर्टिकल से लिया है। और अगर आपको कोई बातों का आपत्ति हो तो आप उस बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई और उनके सोर्स के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो में कही गई बातें मेरे मनगढ़ंत की बातें नहीं हैं, तथ्यपरक बातें हैं। अब वो अलग बात है कि ये बातें आप तक आज तक ना पहुंची हों, जिसके कारण आप शायद थोड़ा विचलित भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।